शिव कुमार जी पूछ रहे हैं एसजेएस एंटरप्राइजेज को क्या अभी के भाव में पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है? अभी पिछली बार किन्हीं ने शिकायत की थी कि बस हम जो उन्हीं शेयरों के नाम चुनते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, ज़्यादा लोग जिनके बारे में पूछते हैं। अब देखिए, हाँ, मुझे तो ध्यान नहीं था ये एसजेएस के बारे में। सुमेश, आपके ट्रैकर पे रहा है क्या? नहीं, मैं मतलब हमारा फंडामेंटल कवरेज में नहीं। जी, ओके। लगभग पौने 4,000 करोड़ रुपए की कंपनी है और डेकोरेटिव एस्थेटिक्स इंडस्ट्री, इस धंधे में इनका कामकाज चल रहा है। तो एसजेएस एंटरप्राइजेज थोड़ा देख सुन करके बताइए, पोर्टफोलियो में रखने की सोच रहे हैं क्या? उस पैमाने पर, क्या उस कसौटी पर खरी उतरती है कंपनी? 4,000 3,500 करोड़ की कंपनी से पोर्टफोलियो वाला तो नहीं कहा जा सकता है कि पोर्टफोलियो स्टॉक हो गया। ये टाइम बिंग की बात है। इनका बिजनेस मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है। जो कि ये डिज़ाइन डेकोरेटिव करते किस इंडस्ट्री को सर्व करते हैं, किस इंडस्ट्री। अच्छा, मोस्टली ये ऑटो रिलेटेड है। ओके। और इनका जो रेवेन्यू मिक्स है वो सब ऑटो, अच्छा ऑटो एंसिलरीज में इनको आप ले लीजिए फिर। ठीक है जी। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो फिर सेक्टर जो इसका सेगमेंट है वो सेगमेंट तो अट्रैक्टिव ही रहेगा। एक यही बैठ रहा है, मतलब जो अभी डिस्कशन में निगेटिव जा रहा है वो है ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स के लिए जो यूएस में हमारा टैरिफ का इशू है वो तो रिजॉल्व होता लगता नहीं है, बिकॉज ये ईगो में मामला अटक गया है। तो उस केस में एक थोड़ा ये नेगेटिव है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि इनका कितना एक्सपोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंट यूएस का है या नहीं है। ये सब मुझे आइडिया नहीं है। मगर मोस्टली ये डोमेस्टिक ओरिएंटेड ही इनका रेवेन्यू मिक्स लगता है। तो उस केस में बहुत इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए अनलेस एक्सपोर्ट कंपोनेंट आपका बहुत ज़्यादा है। अब आते हैं फिर उस हिसाब से वैल्यूएशन पे। तो पहला तो सेक्टर ठीक बैठता है, जो पोर्टफोलियो में होने के लिए ज़रूरी है। दूसरा, अभी आ जाते हैं इसके वैल्यूएशन पे। तो वैल्यूएशन अगर देखा जाए तो वैल्यूएशन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगा है। मतलब कितना महंगा मैं बोलूँ, करीब करीब 10% तो आराम से महंगा इसको कहा जा सकता है पोर्टफोलियो में रखने के हिसाब से। 18, 15, 10% तो मिनिमम रहेगा। 20% अगर पोर्टफोलियो में सेफ्टी से रखना है तो 20% तक का भी डाउनसाइड मिले तो ठीक है। लेकिन ये पोर्टफोलियो के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 30 टाइम्स पे ये चल रहा है। और मेरे हिसाब से रफली आप समझेंगे 25 टाइम्स कम से कम उतना तो रहना चाहिए सेफ्टी नेट के लिए, अगर मीडियन वैल्यूएशन से भी इसको कंपेयर करना है तो। मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि अगर 10-15% का भी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ ले लिया जाए, 15% का भी, तो उस हिसाब से क्या वैल्यूएशन एक रफ बेंचमार्क लगाया जा सकता है। मार्जिन्स वगैरह सब इसके ठीक हैं, रिटर्न रेशियोज वगैरह सब ठीक हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। यही है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ प्राइस आपके पास नहीं है। बाकी किसी पैरामीटर पे खराब नहीं कहा जा सकता है इस स्टॉक को। अब आ जाते हैं कि फिर कैलकुलेशन कैसे बैठता है। तो अभी 1200 का है करीब करीब। अगर इसमें से 10% निकाला गया तो करीब 1080। तो 1080 मतलब 1100 के नीचे से ही इसकी सेफ्टी बननी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर उसमें 20% मतलब 1000 रुपये के नीचे विद द गिवन जो इसका कॉन्स्ट्रक्ट है रेवेन्यू मिक्स का, जो ग्रोथ का, जो रिटर्न रेशियोज का है, मेरा टेक ये रहेगा कि 1000 रुपये के नीचे रिस्क नहीं होना चाहिए। ओके, अनलेस मार्केट इटसेल्फ का रिस्क निकल के आए। 1100 के नीचे इसमें सेफ्टी नेट बननी चाहिए। इसी अंदाजे से चला जा सकता है अगर पोर्टफोलियो में देखना है तो, अगर एनालिसिस देखा जाए तो। दूसरा क्या है कि इन केस, चूँकि आप इसको ट्रैक करते होंगे फॉर सम रीज़न और दी अदर, तो उसमें आप 1300 का भी ध्यान रख लीजिएगा। क्या हो सकता है उसमें बताता हूँ। इन केस 1300 आपका निकला
निकल गया इन केस, तो उस केस में क्या होगा, पॉसिबल है कि ये आपका कप एंड हैंडल पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस केस में आपका जो रिस्क है वो 1130 पे ही आ जाएगा, रिस्क जो कंटेन करना है वो 1130 का ही लेकर चला जाता है। तो इन मल्टीपल तरीक़ों से आप इसको रीड करके अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं। सेफ्टी के हिसाब से 1100 के नीचे सेफ होना शुरू होगा। 1000 के नीचे विद द करंट सेल्स मार्जिन एंड प्रॉफिट लगता नहीं है जाना चाहिए, और 1300 के ऊपर इसमें मोमेंटम रीगेन होना चाहिए। यही सब चीज़ समझ में आता है। जी। अच्छा, एक दिलचस्प चीज़ ये थी कि अगस्त 2023 में इस कंपनी के प्रमोटर ने अपनी आधी से ज़्यादा हिस्सेदारी जो है वो बल्क डील्स में बेच दी थी, और तब लगभग 550 करोड़ रुपए में इस प्रमोटर एंटिटी ने अपनी ये हिस्सेदारी बेची थी। 29.5% हिस्सा तब बेच दिया था। तो अपने आप में ये एक चिंता का विषय होना चाहिए था, लेकिन उस समय मार्केट का रिएक्शन पॉजिटिव था, और उसका कारण शायद ये हो कि खरीदने वालों में काफ़ी जो बड़े नाम थे, जिसमें एचएसबीसी, मॉर्गन स्टैनले, कुछ म्यूचुअल फंड्स के नाम थे, इन सब ने हिस्सा लिया था। कुछ ऐसे चर्चित निवेशक, जो बड़े निवेशक कहे जाते हैं, उनके भी नाम थे। तो शायद ये ट्रांज़ैक्शन मेरी समझ में नहीं आया। मतलब प्रमोटर्स आधे से ज़्यादा हिस्सा बेच रहे हैं, और ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या बड़े निवेशक हैं, वो इस हिस्सेदारी को खरीद रहे हैं। कैसे समझा जाए? मतलब प्रमोटर का अपना इंटरेस्ट कम हो रहा है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। उतना डिफ़िकल्ट नहीं है इसको समझना रजू। देखिए क्या है ना, कि इम्पॉर्टेंट ये है जानना कि पैसा किस चीज़ के लिए उठाया जा रहा है। अब बेच रहे हैं तो पैसा उठा रहे हैं, पैसा लेके प्रमोटर अगर कंपनी के ग्रोथ प्लान में लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़ के ही समझ में आएगा उस समय क्या प्लान था, क्यों किया गया था, पहली चीज़। नहीं, नहीं, दूसरी चीज़ क्या है रमेश, कि अगर अगर हाँ, प्रमोटर एंटिटी बेच करके कैश अपने पास ले जा रही है, वो पैसा कंपनी के पास थोड़ी आ रहा है, एसडीएस के पास थोड़ी आ रहा है। वो नहीं, तो नहीं, जो भी अब प्रमोटर कंपनी है पैसा उसके पास चला गया। तो कंपनी के, एसडीएस प्रमोटर के ग्रोथ में उसका कोई रोल नहीं होगा। अगर नहीं, ऐसा कंपनी नहीं है। फ्रेश इक्विटी इश्यू करेगी, प्राइवेट प्लेसमेंट करेगी, क्यूआईबी करेगी, कुछ इस तरह से जिससे पैसा कंपनी के अकाउंट में आएगा, तब तो उसका कोई ग्रोथ नज़र आएगा। अगर कोई प्रमोटर स्टेक ज़रूरी नहीं है। डाइल्यूट हो इक्विटी बढ़ने की वजह से, फ्रेश इक्विटी इश्यू होने की वजह से, तो वो किस्सा अलग है। और अगर प्रमोटर एंटिटी शेयर बेच करके जा रही है, तो समझिए मतलब इस चीज़ उसका, को कैसे। अगर मान डिटेल लीजिए आपको पता है तो थोड़ा बताइए। मान लीजिए कि मेरी कंपनी है, मुझे इसके लिए कैपिटल अगर रेज़ करना है, मैं अगर कैश क्रिएट करना चाहता हूँ, कैश क्रिएट करने के लिए मैंने अपने शेयर्स ऑफलोड किए, इंस्टीट्यूशंस को दिए, उस कैश को मैं बिज़नेस में री-इन्फ्यूज़ कर सकता हूँ। वो कैश मैंने अपने पास में उसको कैपिटल इन्फ्यूज़न कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो वन ऑफ द वेज़ इज़ टू नो कि अगर मैं अपना स्टेक लिक्विडेट कर रहा हूँ, तो उस कैपिटल का मैं कंजम्पशन क्या करना चाहता हूँ। इसलिए ये चीज़ जानना ज़रूरी है बेस्ड ऑन उसका फंड का यूटिलिटी क्या था। हो सकता है कि वो लेके चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक हम ये जान नहीं लें कि उसको उस कैश का किया गया है, तो कोई भी कंक्लूज़न पे पहुँचना सही नहीं है। रीज़न क्या है? अगर यही स्टेक इन्होंने पब्लिक में डाल दिया होता, तो अज़म्पशन ये होता कि फिर इनको एग्ज़िट चाहिए था। इन्होंने इंस्टीट्यूशंस को दिया है और मे बी एक प्रोफ़ेशनली रन कंपनी बनाने की कोशिश है। अभी एक सोना बीएलडब्ल्यू का केस अगर इसको रिलेट करेंगे, तो वो चीज़ समझ में आएगा। उसमें जी, भी इसी तरह का लेकिन मैं थोड़ा इसको और प्रोफ़ेशनल समझना रन। चाहता हूँ, सिर्फ़ इसलिए नहीं कि इस तरह के जब भी किस्से होते हैं, उससे थोड़ा दर्शकों को भी ज़्यादा बेहतर क्लैरिटी होगी, और मैं भी कहीं पे अटक रहा हूँ। मामला ये है कि अगर पैसा कंपनी के खाते में आ रहा है, तो सीधा-सीधा वो कंपनी के ग्रोथ प्लान के लिए है। अगर क पैसा कम प्रमोटर के जेब में जा रहा है, तो प्रमोटर की जेब से वापस कंपनी में कैसे आएगा? या वापस उनको या तो प्रमोटर कंपनी को लोन देंगे, या वापस शेयर खरीदेंगे। तो आप पहले मार्केट में बेचेंगे, फिर वापस शेयर खरीदेंगे। अ, ऐसे कान घुमा करके क्यों पकड़ना है? आपको अगर कंपनी के ग्रोथ के लिए पैसा जुटाना है, तो आप सीधे-सीधे कंपनी की फ्रेश इक्विटी इश्यू करेंगे। आप प्रमोटर एंटिटीज़ के शेयर बेच करके प्रमोटर की जेब में पैसा डालेंगे, वो पैसा फिर किसी तरह से घुमा-फिरा करके कंपनी के ग्रोथ में लाएँगे। ये क्या किस्सा हुआ? मेरी तो समझ में नहीं आया। इसका एक और पहलू होता है
अगर मुझे कुछ रिलेटेड बिजनेसेस बनाने हैं तो मैं इस कंपनी से पैसा निकालूंगा, लेकिन मैं रिलेटेड बिजनेस बना सकता हूँ, उसके लिए मुझे कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल इन्फ्यूज़ करने के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि इसका यूज़ क्या हुआ होगा, क्या-क्या हो सकता है, इसकी ठीक है, पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब ये है कि प्रमोटर्स को नई वैल्यू जनरेट करने के लिए कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जिसका फ़ायदा वो कंपनी में नहीं, किसी उस कंपनी के किसी सिस्टर कंसर्न में जाकर के उठा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर कहूँ कि भारती ग्रुप को कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है, वो एयरटेल में वो उसका इस्तेमाल करने के बदले वो एक अलग कंपनी भारती ग्रुप के अंदर, सिर्फ़ उदाहरण के लिए ले रहा हूँ, एक ऐसी कंपनी बना दे जिसमें पूरा-पूरा स्टेक भारती एंटरप्राइजेज का है। तो उससे भारतीय एयरटेल के निवेशक को क्या फ़ायदा होने वाला है? आप सिस्टर कंसर्न बना रहे हैं जिसका सीधे-सीधे कोई भारती के साथ कोई संबंध नहीं हो, तो ठीक है, एयरटेल के निवेशक उससे किस बात पे खुश होंगे? मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है ना, मैं इस थियरी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस फंड की क्या यूटिलिटी हो सकती है, क्या हुई होगी, वो एनुअल रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा तो समझ में आएगा। जी, थियरेटिकली ये पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं। अब हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको तो पढ़ के ही समझेंगे कि उन्होंने क्यों लिया, उस पैसे को कहाँ ले गए। लेकिन अगर मैं बिज़नेस चला रहा हूँ, तो मुझे कहीं अपॉर्चुनिटी चाहिए। बिज़नेस के लिए सबसे ज़रूरी है, मुझे लगता है आज की तारीख में, कि थोड़ा कैपिटल तो लगता है। कैपिटल लाने के कई तरीके हो सकते हैं, उसमें से एक तरीका हो सकता है या नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता। लेकिन क्या ऐसा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ मेरा पर्सनल नहीं दिखता है, इंस्टीट्यूशन अगर बना दिया जाए इसको, प्रोफ़ेशनल को दे दिया जाए कंपनी, तो यहाँ से उसको ग्रोथ दिला सकता है। और जी, मुझे अगर पैसा मिल जाए, तो मेरा जो दूसरा बिज़नेस आइडिया है, उस पे मैं अगर इन्वेस्ट करूँ, तो मैं एक बिज़नेस बना सकता हूँ। आपको और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये जो बिन्नी बंसल हैं और दूसरे हैं जो फ्लिपकार्ट से लेके गए पैसा, उन्होंने बनाया ना दूसरा बिज़नेस अपना, और उस पे कमा रहे हैं वो। ये नहीं एग्ज़ाम्पल्स हैं और ऐसे उससे बिन्नी होते हैं। बंसल कमाएँगे, लेकिन अगर फ्लिपकार्ट लिस्टेड कंपनी होती तो उससे फ्लिपकार्ट के निवेशकों का क्या फ़ायदा होने वाला था? यही चीज़ समझना है। अब क्या है कि यहाँ से मेरा इंटरेस्ट इस बिज़नेस में मेरी आगे ले जाने की एबिलिटी नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है। इंस्टीट्यूशंस को दे दो, आपके पास एफआईआईज़ आ गए, डीआईआईज़ आ गए, अब वो एक सीईओ लगा लो और वो जी। ड्राइव करेंगे इस बिज़नेस को, ग्रोथ तो आप मोटा-मोटी प्रोफ़ेशनली ग्रो मतलब तो कराइए। यही निकला ना कि प्रमोटर ने कंपनी को राम-राम कह दिया, नमस्ते जी कह दिया है। अब प्रमोटर पैसा लेके गए, लेकिन वो राइट रीज़न या रॉन्ग रीज़न जो है ना, वो पढ़ने जी, के बाद ही समझ में आता है कि है बिल्कुल, कि नहीं। ठीक है। इंटरेस्टिंग है और इसीलिए मैंने कहा कि जब ये खबर आई भी थी कि प्रमोटर ने अपना 30% लगभग हिस्सा बेच दिया, उस समय बाज़ार का रिएक्शन नेगेटिव नहीं था। बाज़ार ने उस चीज़ को थोड़ा-सा पॉज़िटिव तरीके से ही देखा था और उसी चीज़ को मैं समझने की कोशिश कर रहा था। मैं हमेशा कहता हूँ ना, सोमेश जी जो साइड लेंगे मुझे उसके उल्टे साइड में जाकर के पूछना है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये अभी जैसे मैं बिज़नेसेस चला रहा हूँ अपने, छोटे हैं या जी, जो भी लेवल पे हैं, उसके लिए भी मुझे पैसे लगते हैं ना। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अपना या तो मैं बोलूँ कि भई तुम मुझे फंड कर दो, और अगर मुझे नहीं चाहिए किसी का फंड, तो मुझे बिल्कुल। लगता है एक बिज़नेस मैंने बिठा दिया, तो यहाँ से थोड़ा-सा ले लो तुम, मुझे पैसा जी, दे दो, मुझे एक दूसरा ये बिज़नेस नज़र आ रहा है, मैं वो खड़ा करूँगा, तुम लोग इसको और आगे बढ़ाओ। तो मैं एक नया आइडिया भी दे रहा हूँ और ये बिज़नेस भी आगे बढ़ा सकेंगे आप। तो इससे क्या है, दोनों चीज़ चलेगा। लेकिन अगर मेरे मन में ये है ना कि मेरे एग्ज़िस्टिंग बिज़नेस को भी मुझे छोड़ना नहीं है और दूसरा बिज़नेस भी बनाना है, तो वो वाला केस नहीं हो पाएगा। कहीं न कहीं मुझे अपने इमोशंस को हटा के और प्रोफ़ेशनली सोचना पड़ेगा कि दोनों के लिए क्या बेहतर हो सकता है। बिल्कुल। अब उसके लिए डिटेल्स में जाना पड़ेगा और एसजेएस में क्या हुआ है, उस हिस्ट्री को थोड़ा-सा खंगालना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा डीप डाउन रिसर्च करके फिर देखिए। उससे पहले सोमेश अपना जो ऑन द फेस ऑफ इट जो नंबर्स फंडामेंटली दिख रहे हैं, जो चार्ट पे नंबर्स दिख रहे हैं, वो सब कुछ बता ही चुके हैं। लेकिन ये एंगल था जो थोड़ा-सा सिर्फ एसजेएस को समझने के लिए नहीं, कभी भी प्रमोटर के बेचने की खबरें जब आती हैं कि प्रमोटर ने अपना एक बड़ा हिस्सा बेच लिया, तो उसको कैसे-कैसे देखा जाए, वो सब चीज़ें हैं, उनको समझना थोड़ा बेहतर है।